2008 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी है दी हर्ट लॉकर। इस कमाल की वॉर एक्शन मूवी ने एक दो नहीं बल्कि 6 बार ऑस्कर अवार्ड्स को अपने नाम किया है। ये कहानी है एक अमेरिकन आर्मी के बॉम्ब स्क्वाड के सोल्जर के बारे में जो रोज अपनी मौत को इतने पास से फेस करता है कि उसे जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं रहती। ये स्टोरी हमें सोल्जर्स की आंखों से जंग का अनफिल्टर्ड सच दिखाती है जिसे कोई वॉर जोन से दूर रह रहा इंसान नहीं समझ सकता। तो चलिए चलते हैं सीधे हमारी आज की स्टोरी की तरफ। पर अगर अब तक भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत में हमें 2006 में इराक का एक शहर दिखाया जाता है। अमेरिकन सोल्जर्स को इस इलाके में बॉम्ब होने की खबर मिलती है और सोल्जर्स उस रोड से सिविलियंस को हटाने लगते हैं। आर्मी की ईओडी यूनिट यानी एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम एक कैमरा इनबिल्ट रोबोट को उस खाली रोड पे भेजती है। इस ईओडी टीम का लीडर है सार्जेंट थॉमसन और उसके 2 जूनियर ऑफिसर्स सैंडबॉर्न और एल्ड्रिज जो उस रोबोट को कुछ दूर से कंट्रोल कर रहे हैं। एक कूड़े के ढेर को सर्च करने पे उन्हें कैमरे पे एक छुपाया हुआ बॉम्ब मिल जाता है। वो केयरफुली रोबोट को वापस बुलाते हैं और बॉम्ब उठा के रखने के लिए उसके पीछे एक वैगन बांध देते हैं। पर बॉम्ब तक पहुंचने से पहले ही रोबोट से बंधी वैगन का एक व्हील टूट जाता है और टीम लीडर सार्जेंट थॉमसन डिसाइड करता है कि उसी को पास जाके बॉम्ब को डिफ्यूज करना पड़ेगा। एल्ड्रिज और सैंडबॉर्न सार्जेंट थॉमसन को बॉम्ब सूट पहनने में हेल्प करते हैं और जब थॉमसन बॉम्ब के पास जाने लगता है तो वो दोनों उसके आसपास की बिल्डिंग्स पे नजर रखने लगते हैं। सैंडबॉर्न अपनी राइफल के स्कोप से ऊपर बैल्कनी में खड़े कई आदमियों को देखता है और सार्जेंट थॉमसन बॉम्ब तक पहुंच जाता है। बॉम्ब की कनेक्टिंग वायर्स के टाइमर विजिबल नहीं होता, इसीलिए थॉमसन उसी बॉम्ब के ऊपर कुछ एक्सप्लोजिव रख देता है ताकि यहाँ से दूर जाके वो इस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर सके। तभी एल्ड्रिज देखता है कि एक शॉप में से एक आदमी थॉमसन की तरफ देखते हुए फोन चला रहा है और वो दूर से चिल्ला के उस आदमी को फोन फेंकने को बोलता है। थॉमसन भी ये देख के पैनिक होता है और भारी बॉम्ब सूट के साथ जल्दी से बॉम्ब से दूर हटने लगता है। पर वो आदमी उस फोन से एक नंबर डायल करके बॉम्ब को डेटोनेट कर देता है और थॉमसन बॉम्ब के रेडियस में होने की वजह से मारा जाता है। अपने साथी को खोने पर सैंडबॉर्न बेहद डिप्रेस होता है और थॉमसन के कॉफिन के अमेरिका शिप होने से पहले उसमें थॉमसन का कुछ पुराना सामान और मेडल्स उसकी बॉडी के साथ रख देता है। इसके ठीक बाद सैंडबॉर्न बेस पे वापस आता है जहां उसकी मुलाकात उनके नए टीम लीडर सार्जेंट जेम्स से होती है। सार्जेंट विलियम जेम्स बेहद रिलैक्स आदमी होता है जो बेहद लाउड म्यूजिक सुन रहा होता है। सैंडबॉर्न उसका बेस और अपनी टीम में वेलकम करता है। अगले दिन उन्हें बगदाद शहर के एक रेजिडेंशियल इलाके में एक बॉम्ब होने की खबर मिलती है और जेम्स सैंडबॉर्न और एल्ड्रिज के साथ हमवी में बैठ के अपने पहले बॉम्ब डिस्पोजल मिशन पे वहां जाता है। वहां पहुंच के उन्हें बिल्कुल आइसोलेटेड गली दिखाई देती है जहां कोई नहीं होता। थोड़ा सर्च करने पर जेम्स को एक दूसरी कंपनी की ईओडी टीम मिलती है जो उसे बताती है कि बॉम्ब यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है। जेम्स बॉम्ब सूट पहन के धीरे धीरे बॉम्ब की तरफ आगे बढ़ने लगता है और डाइवर्जन के लिए अपने पीछे एक स्मोक बॉम्ब फोड़ देता है। सैंडबॉर्न और एल्ड्रिज को जेम्स की इस हरकत पे बेहद गुस्सा आता है और धुएं की वजह से उन्हें दीवार पे चढ़ के उसे कवर करना पड़ता है। बाकी सोल्जर्स ने उस गली तक आने वाली सभी रोड्स ब्लॉक करी होती हैं, पर जैसे ही जेम्स एक चौराहे तक आता है एक कार बाकी सोल्जर्स को क्रॉस करती हुई उसकी तरफ आकर रुकती है और जेम्स उस कार के ड्राइवर पे हैंड गन पॉइंट कर देता है। पीछे खड़े बाकी सोल्जर्स भी उस कार पे अपनी गन्स पॉइंट करके ड्राइवर को कार से बाहर आने को कहते हैं, पर वो ड्राइवर बिल्कुल मूव नहीं करता, जिस पर जेम्स पहले जमीन पे और फिर कार की विंडशील्ड पे शूट करता है और उस आदमी के पास आके उसके सर पे गन लगा देता है और अपनी कार पीछे करने को कहता है। जेम्स की सीरियसनेस देख के वो आदमी कार पीछे करने लगता है और बाकी सोल्जर्स उसे कार में से निकाल के अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद जेम्स फिर से बॉम्ब की तरफ बढ़ता है और थोड़ा आगे जाके मिट्टी और कुछ मलबे के नीचे वो बॉम्ब को लोकेट कर लेता है। बॉम्ब को फ्यूजिंग वायर से डिस्कनेक्ट करके जेम्स अपनी टीम को मिशन कंप्लीट होने का सिग्नल देता है, पर तभी उससे एक और कनेक्टिंग रेड वायर नजर आती है जो वहीं से जमीन के नीचे जा रही होती है और वायर को क्लोजली ऑब्जर्व करने पर उसे अपने ही नीचे 6 और सिमिलर बॉम्ब्स मिलते हैं। जेम्स को ये सब करते हुए एक आदमी ऊपर से देख रहा होता है और वो जल्दी नीचे आके उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। जेम्स जब बाकी बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर रहा होता है तब उसके ठीक सामने से वो आदमी आई कांटेक्ट करते हुए निकलता है और बिना
बॉम्ब को डिटोनेट करे बिल्डिंग के पीछे जा रही एक गली में भाग जाता है। मिशन खत्म होता है और सब बेस पे वापस आ जाते हैं। एल्ड्रिच कॉमन रूम में बैठ के वीडियो गेम खेल रहा होता है जब कर्नल कैम्ब्रिज वहां आता है। कैम्ब्रिज एक डॉक्टर और इस बेस का साइकेट्रिस्ट होता है और वो एल्ड्रिच से उसकी मेंटल स्टेट के बारे में पूछता है, जिसपे एल्ड्रिच कहता है कि उसके अंदर बेहद गुस्सा है और वो बेहद गिल्टी फील करता है क्योंकि अगर उसने उस दिन उस कॉलर को टाइम पे शूट कर दिया होता तो आज उनका पुराना लीडर सार्जेंट थॉमसन जिंदा होता। सेम टाइम पे जेम्स बाहर वॉक और स्मोक करने आता है जब एक बेकहम नाम का इराकी बच्चा उसे कुछ डीवीडीज बेचने उसके पास आता है और जेम्स उससे डीवीडीज खरीद लेता है। जेम्स को वो बच्चा बेहद फ्रेंडली लगता है और वो कई बार अपनी शिफ्ट के बाद उसे पैसे देता है और उसके साथ सॉकर भी खेलता है। अपने नेक्स्ट मिशन पे ईओडी टीम को बगदाद के यूएन की एक बिल्डिंग में डिप्लॉय किया जाता है। वहां जेम्स को इराकी पुलिस से पता चलता है कि बिल्डिंग के पास एक अननोन कार इलीगली पार्क्ड है जिसमें बॉम्ब है और जेम्स बॉम्ब सूट पहन के उस कार की तरफ केयरफुली आगे बढ़ता है, पर एक टेररिस्ट की उस कार पे नजर होती है और जेम्स के आगे बढ़ते ही वो ऊपर से उस कार पे शूट करता है। कार में आग लग जाती है और बाकी सोल्जर्स उस टेररिस्ट को मार गिराते हैं। जेम्स एल्ड्रिच से फायर एक्सटिंग्विशर लेके आग को बुझाता है और सैंडबॉर्न को ऊपर जाके उसे कवर करने को कहता है। इसके बाद जेम्स केयरफुली उस कार को चेक करने लगता है और उसे कार की डिग्गी में ढेर सारे आर्टिलरी शेल से बनाया हुआ एक बेहद बड़ा बॉम्ब मिलता है। बॉम्ब का साइज देख के जेम्स सरप्राइज तो होता है पर डरता नहीं है और सबसे पहले अपना बॉम्ब सूट उतार देता है। एल्ड्रिच जेम्स को ऐसा करते हुए देख के चौंक जाता है, पर जेम्स कहता है कि ये बॉम्ब इतना बड़ा है कि अगर ये फटा तो कोई बॉम्ब सूट या कवर हम में से किसी को भी नहीं बचा पाएगा और वो कंफर्ट के साथ इसे डिफ्यूज करने का ट्राई करेगा। इसके बाद जेम्स कार सीट्स और मैट्स के नीचे बॉम्ब का ट्रिगर पॉइंट ढूंढने लगता है और ये सब करने में उसे कई मिनट्स लगते हैं। इस बीच एल्ड्रिच को एक आदमी छत पे वीडियो रिकॉर्डर के साथ दिखता है और सैंडबॉर्न को भी एक मीनार के ऊपर 3 सस्पिशियस आदमी उन्हें घूरते हुए दिखते हैं। सैंडबॉर्न को कुछ गड़बड़ लगने लगती है और वो जेम्स को जल्दी काम खत्म करने को बोलता है, पर जेम्स अभी भी पूरी कंसंट्रेशन के साथ बॉम्ब की ट्रिगर वायर्स ढूंढ रहा होता है और सैंडबॉर्न की बातें उसे डिस्टर्ब कर रही होती हैं, इसलिए वो अपना कम्युनिकेशन का हेडसेट निकाल के कार से बाहर फेंक देता है। सैंडबॉर्न को जेम्स के बिहेवियर पे गुस्सा आता है, पर उसे ये भी टेंशन होती है कि छत पे खड़े उन लोगों में से कोई बॉम्ब को एक्सप्लोड करने वाला भी हो सकता है। पर जल्द ही जेम्स ट्रिगर वायर ढूंढ के काट देता है और बॉम्ब डिसेबल हो जाता है। मिशन कंप्लीट होने पे जेम्स हमवी में आके सिगरेट जलाता है और सैंडबॉर्न उसके पास आके उसे पंच मारता है और कहता है कि दोबारा कभी अपना हेडसेट निकाल के उन्हें ऐसे खतरे में ना डाले। दरअसल जेम्स को मौत का कोई डर नहीं होता, बल्कि रिस्की सिचुएशंस को फेस करना उसकी हॉबी बन चुकी होती है, इसलिए वो इतना रेकलेस होता है। इस मिशन के बाद यूएन बिल्डिंग के बाहर ही कर्नल रीड नाम का एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जेम्स के पास आता है और उसके फियरलेस एटीट्यूड की तारीफ करता है। जब कर्नल उससे पूछता है कि उसने आज तक कितने बॉम्ब डिफ्यूज किए हैं, तो जेम्स कहता है कि आज के मिला के उसने आज तक 873 बॉम्ब्स को डिसआर्म किया है। नेक्स्ट डे ईओडी टीम बेस से काफी दूर डेजर्ट में जाते हैं और डिफ्यूज करे हुए सभी बॉम्ब्स रेत में रख के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेस की तरफ वापस आते हुए उन्हें रास्ते में एक रुकी हुई एसयूवी कार के साथ 5 आर्म्ड आदमी दिखते हैं और वो तीनों उन पे अपने वेपन्स पॉइंट करते हैं, पर जल्द ही उन्हें पता चलता है कि ये लोग टेररिस्ट नहीं बल्कि ब्रिटिश स्पेशल फोर्सेस के आदमी हैं और वो 2 हाई वैल्यू इराकी टेररिस्ट को कैप्चर करके ले जा रहे हैं, पर गाड़ी का एक टायर खराब होने की वजह से वो यहाँ रुके हैं। जेम्स और सैंडबॉर्न टायर चेंज करने में उनकी हेल्प करने लगते हैं जब उनके एक आदमी को गोली लगती है। शूटिंग स्टार्ट होते ही सब चट्टानों के पीछे कवर ले लेते हैं और एक ब्रिटिश सोल्जर हमवी की लाइट मशीन गन से एक डायरेक्शन में फायर करता है, पर उसे भी गले में एक गोली आके लगती है और वो मारा जाता है। किसी को नहीं पता होता कि उनका दुश्मन कहाँ है और ये गोलियां कहाँ से चल रही हैं, और ब्रिटिश टीम का लीडर स्नाइपर राइफल के स्कोप से कई किलोमीटर दूर एक इराकी स्नाइपर को लोकेट कर लेता है, पर निशाना लगा पाने से पहले ही उसे भी एक गोली आके लगती है। अब ब्रिटिश फोर्सेस के बस 2 और ईओडी टीम के 3 सोल्जर्स बचे होते हैं और सैंडबॉर्न स्नाइपर राइफल संभालता है और जेम्स स्पॉटर बन के उसे टेररिस्ट की एक्यूरेट लोकेशंस बताता है और गोलियां खत्म होने पर उसे
नीचे से सफिशिएंट गोलियां ढूंढ के देता है। कई घंटों के रिस्क और मेहनत के बाद वो लोग सारे टेररिस्ट को मार गिराते हैं और एल्ड्रिच भी उन्हें पीछे से टारगेट कर रहे एक छुपे हुए टेररिस्ट को मार गिराता है। वो सभी बेस से हेल्प आने तक शाम तक वहीं बैठे रहते हैं और बिना पीने के पानी के थोड़ा सा जूस शेयर करके पूरा दिन निकाल देते हैं। बेस पे वापस आके तीनों आज के डेंजर को प्रॉपरली सर्वाइव करने के लिए अल्कोहल पी के पार्टी करते हैं और सैंडबॉर्न जेम्स को हिट करने के लिए माफी मांगता है और नशे में हैप्पीली जेम्स से पंच खाने को तैयार हो जाता है। अब तीनों सोल्जर्स आपस में कंफर्टेबल हो जाते हैं और सैंडबॉर्न को जेम्स के बेड के नीचे से एक बॉक्स मिलता है जिसमें जेम्स के 2 साल के बेटे की फोटो होती है और जेम्स ने उसमें डिफ्यूज करे हुए बॉम्ब्स के कंपोनेंट्स और अपनी शादी की रिंग भी रखी होती है। उनके नेक्स्ट मिशन पे बेस का वो डॉक्टर कर्नल कैम्ब्रिज भी उनके साथ मेन सिटी में जाता है जहां की एक बिल्डिंग में बॉम्ब होने की न्यूज होती है। कैम्ब्रिज बिल्डिंग के बाहर रुक के उसके आसपास से लोगों को हटाने लगता है और ईओडी टीम बिल्डिंग के अंदर जाती है और जेम्स, सैंडबॉर्न और एल्ड्रिच तीनों को वहां बॉम्ब बनाने का कई सारा सामान मिलता है। बिल्डिंग को इंस्पेक्ट करने पर उन्हें पता चलता है कि बॉम्ब मेकर्स कुछ ही देर पहले यहां से भागे हैं और जेम्स को एक प्लास्टिक कर्टन के पीछे एक बच्चे की सर्जरी करी हुई डेड बॉडी मिलती है जो जेम्स के अकॉर्डिंग उसी छोटे बच्चे बेकहम की होती है जो उनके बेस के बाहर डीवीडीज बेचता है। जेम्स सैंडबॉर्न और एल्ड्रिच को बिल्डिंग से बाहर जाने को बोलता है और वो बॉडी देख के बेहद डिप्रेस होता है, पर जेम्स का काम अभी पूरा नहीं हुआ होता और वो उस बच्चे के पेट में किए हुए स्टिचेस को काट के अंदर हाथ डालता है और ढूंढने पे उसे अंदर से प्लास्टिक में रैप एक्सप्लोजिव मिलते हैं। ये जेम्स के करियर का पहला ह्यूमन बॉम्ब होता है और जेम्स उस बच्चे की डेड बॉडी को एक कपड़े से कवर करके उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है और वो बॉडी इराकी पुलिस को दे देता है और टीम को इन्फॉर्म करता है कि बिल्डिंग अब सिक्योर है। कैम्ब्रिज अभी भी लोगों को बिल्डिंग के पास से हटा रहा होता है, पर कुछ लोकल लोग वहां से जाते टाइम एक बैग वहीं छोड़ जाते हैं और जेम्स के वापस हमवी में बैठते ही उस बैग में एक तेज ब्लास्ट होता है और कैम्ब्रिज उस ब्लास्ट का शिकार बन जाता है। एल्ड्रिच बाहर आके रोने लगता है क्योंकि कैम्ब्रिज के हेलमेट के सिवा उसकी पहचान लायक वहां कुछ भी नहीं मिलता। अपने एक साथी को खोके और एल्ड्रिच को रोते हुए देख के जेम्स भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने घर पे कॉल करता है और उसकी वाइफ फोन पिक करती है, पर जेम्स बिना कुछ कहे ही फोन कट कर देता है। अगले दिन जेम्स बेस के बाहर उस डीवीडी बेचने वाले की शॉप पे जाता है और उससे पूछता है कि वो छोटा बच्चा बेकहम कहाँ है, पर उस आदमी को इंग्लिश लैंग्वेज समझ नहीं आती। जेम्स को उस आदमी पे डाउट होने लगता है और वो पास ही खड़े गार्ड से उस आदमी के दुश्मनों से मिले होने की कंप्लेंट करता है। गेट का गार्ड कहता है कि ये सभी शॉपकीपर्स बैकग्राउंड चेक के बाद ही यहाँ आते हैं और ये सब क्लीन है, पर जेम्स को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और वो शाम को शिफ्ट के बाद उस शॉपकीपर को गन पॉइंट पे होस्टेज बना के उसे बेकहम के पास ले जाने को बोलता है। वो शॉपकीपर उसे बेस से काफी दूर शहर में ले जाके एक घर के सामने ड्रॉप करता है और जेम्स घर के अंदर जाता है। ये घर एक प्रोफेसर का होता है और वो साफ इंग्लिश में जेम्स को समझाता है कि वो किसी बेकहम को नहीं जानता। वो आदमी बेहद पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होता है और जेम्स समझ जाता है कि यह आदमी कोई टेररिस्ट या बॉम्बर नहीं हो सकता, पर तभी उस आदमी की वाइफ वहां जाती है और जेम्स की गन देख के चिल्लाने लगती है और उसे अपने घर से बाहर जाने को बोलती है। जेम्स पैदल ही वहां से अपने बेस तक वापस आता है जहां मेन गेट पे सोल्जर्स उसे यूनिफॉर्म में ना होने की वजह से रोक लेते हैं, पर आईडी कार्ड चेक करने के बाद सोल्जर्स जेम्स को अंदर आने देते हैं। सेम ही रात को शहर में एक बड़ी सुसाइड बॉम्बिंग के बाद बाकी सोल्जर्स के साथ ईओडी टीम को भी डिप्लॉय किया जाता है। उस जगह बॉम्ब ने बेहद तबाही मचाई होती है और वहां कई सिविलियंस क्रिटिकली इंजर्ड और मरे होते हैं। उस एरिया को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने के बाद जेम्स सैंडबॉर्न और एल्ड्रिच को कहता है कि ये कोई सुसाइड बॉम्बिंग नहीं थी और इस बॉम्ब को किसी ने यहीं पास से ही डेटोनेट किया है। जेम्स कहता है कि उन्हें बॉम्बर को अभी ढूंढना चाहिए क्योंकि वो पास ही होगा और सैंडबॉर्न और एल्ड्रिच ना चाहते हुए भी जेम्स की जिद करने पर बॉम्ब साइट से थोड़ा दूर शहर की तरफ आ जाते हैं। तीनों अलग अलग होके डिफरेंट गलियों में घुस जाते हैं, पर कुछ ही देर में उन्हें गोलियों के चलने की आवाज आती है और सैंडबॉर्न और जेम्स उसी गली में आते हैं जिसमें एल्ड्रिच गया था और वहां उन्हें एक मरा हुआ आदमी मिलता है।
डेड बॉडी को देख के वो दोनों उसी गली में आगे बढ़ते हैं और एल्ड्रिच को ढूंढने लगते हैं। जब उन्हें कुछ दूरी पे दो आदमी एल्ड्रिच को खींच के ले जाते हुए देखते हैं, जेम्स शूट करके उन आदमियों को मार गिराता है, पर एल्ड्रिच के पास पहुंच के उन्हें पता चलता है कि जेम्स की एक गोली एल्ड्रिच को भी पैर में लग गई है। एल्ड्रिच को नेक्स्ट दिन एयरलिफ्ट करके बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है और उसे 6 महीने के लिए मेडिकल लीव पे भेज दिया जाता है। और जाने से पहले वो सैंडबॉर्न को सेफ रहने को बोलता है और जेम्स को कहता है कि वो एक सनकी है जो बेवजह ही रिस्की सिचुएशंस में घुसता रहता है और एक दिन उसकी वजह से कोई सोल्जर मारा जाएगा। सरप्राइजिंगली सेम डे वो बेकहम नाम का लड़का भी जेम्स को दिखता है, जिसे उसने एक ह्यूमन बॉम्ब और मरा हुआ समझ लिया था। पर जेम्स अपनी ओवर थिंकिंग से शर्मिंदा होके उस बच्चे से कोई बात नहीं करता। नेक्स्ट मिशन पे ईओडी टीम को एक बॉम्ब डिफ्यूज करने का टास्क मिलता है जो एक आदमी से अटैच्ड होता है और उसे अमेरिकन सोल्जर्स ने एक सड़क पे घेर रखा होता है। एक सोल्जर जेम्स से कहता है कि हमें रिस्क ना लेते हुए इस आदमी को सर में शूट कर देना चाहिए, पर जेम्स उन्हें रोकता है क्योंकि वहां खड़ा इराकी ट्रांसलेटर जेम्स से कहता है कि वो एक फैमिली मैन है। जेम्स बॉम्ब सूट पहन के उस आदमी के पास जाता है और देखता है कि बॉम्ब का वेस्ट आदमी से जुड़ा हुआ है और उस पे बड़े ताले लगे हुए हैं। जेम्स सैंडबॉर्न से बोल्ट कटर्स मंगवाता है, तालों को काटने का ट्राई करता है और सैंडबॉर्न जेम्स को याद दिलवाता है कि उनके पास अब बस कुछ ही मिनट्स बचे हैं। आखिरी 45 सेकंड में जेम्स सैंडबॉर्न को पीछे जाने के लिए कहता है और खुद वहीं रुक के ताले खोलने का ट्राई करता है, पर उस बॉम्ब सूट पे बेहद बड़े और कई सारे लॉक्स लगे होते हैं और जेम्स उन्हें काट नहीं पाता। लास्ट के 15 सेकंड्स में जेम्स उस आदमी से माफी मांग के पीछे हटने लगता है क्योंकि इतने कम टाइम में जेम्स कुछ नहीं कर सकता और उस आदमी के प्रे करते करते ही बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे वो फैमिली मैन मारा जाता है और जेम्स इम्पैक्ट से उछल के दूर गिरता है। जेम्स को माइनर इंजरीज ही आती हैं और बेस पे वापस जाते हुए सैंडबॉर्न जेम्स से कहता है कि वो ये जॉब छोड़ रहा है क्योंकि इतने रिस्क में शायद वो कभी घर वापस नहीं जा पाएगा और उसे अभी अपनी फैमिली भी शुरू करनी है। कुछ ही दिनों बाद उनकी महीनों की टीम रोटेशन खत्म होती है और जेम्स को वापस अपने घर अमेरिका आने का मौका मिलता है, पर घर आके जेम्स अपनी जॉब के रिस्क और थ्रिल्स मिस करने लगता है और एक नॉर्मल और इजी लाइफ से बोर होने लगता है क्योंकि यहाँ चीजें बेहद इजी होती हैं और हर चीज के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जेम्स अपने 2 साल के बेटे से भी अपनी थॉट्स शेयर करता है और उससे कहता है कि सालों बाद जब वो बड़ा होगा तब शायद उसे ये स्पेशल लाइफ और चीजें इतनी स्पेशल ना लगे। और लास्ट फ्रेम में हम देखते हैं कि जेम्स अपनी छुट्टियां खत्म होने से पहले ही नए डिप्लॉयड सोल्जर्स के साथ इराक वापस आ जाता है और एक नई कंपनी ज्वाइन कर देता है। और अब यहाँ जेम्स रोज वही करेगा जिस काम में उसे मजा आता है, जान का रिस्क लेके बॉम्ब डिफ्यूज करना और लोगों की जिंदगियां बचाना। ऐसी ही एक और वॉर मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाले वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।